2024 में बीजेपी से टकराने के लिए विपक्षी दलों के साथ आने की बातें हो रही है। कांग्रेस की गलती के कारण यूपीए टूटा है, लेकिन एक बार फिर से यूपीए की शक्ल लेने के लिए छोटी पार्टियां ही कांग्रेस का सहारा बन सकती है। तो क्या शशि थरूर मन की बात कह रहे हैं, पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, या फिर पार्टी बचाने का फॉर्मूला बता रहे हैं? क्या कांग्रेस तभी बचेगी जब वो बैक बेंचर बन जाएगी? क्या कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचने के लिए छोटी पार्टियों को आगे करके उनके पीठ की सवारी करनी होगी? शशि थरूर कांग्रेस से सांसद हैं, लिहाजा उनकी बात हल्के में नहीं ली जा सकती। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं, पिछले 10 सालों में पार्टी की हर जीत और हार की समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। लेकिन थरूर के फॉर्मूले पर चलकर कांग्रेस को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? 2004 के बाद हर चुनाव से पहले यूपीए और एनडीए की चर्चा होती थी, लेकिन 2014 के बाद यूपीए की चर्चा गायब हो गई और तीसरे मोर्चे की चर्चा होने लगी। तीसरा मोर्चा बनाने के लिए आगे आने वाले वही लोग और वही पार्टियां थी जो कभी यूपीए का हिस्सा रही। आज कोई यूपीए को मजबूत करने की बात क्यों नहीं करता? हर गैर बीजेपी दल को तीसरा मोर्चा क्यों चाहिए? इसे समझने के लिए 2004 के बाद से कांग्रेस की बदलती रणनीति समझनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यूपीए कमजोर पड़ गया। कभी यूपीए हुआ करता था जिसकी कहानी शुरू हुई करीब 19 साल पहले, यानी साल 2004 में। इस एक फ्रेम में यूपीए की पूरी तस्वीर समझ में आ जाती है। बीच में सोनिया गांधी और चारों तरफ कांग्रेस के सहयोगी दल। इस तस्वीर में इंडियन मुस्लिम लीग, आरजेडी, जेएमएम, एमडीएमके, एनसीपी, डीएमके, कांग्रेस, पीडीपी, आरपीआई, एलजेपी, एआईएमआईएम, आरपीआई अठावले, यानी कुल मिलाकर 14 दल एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद लेफ्ट पार्टियां भी यूपीए से जुड़ गईं और कुनबा करीब 17 दलों का हो गया। 2004 में यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार बनाने के लिए बना। लेफ्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत यूपीए का कॉन्सेप्ट लेकर आए, लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग हो गई है। कांग्रेस को जब से लगने लगा कि वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तब से छोटी पार्टियां उससे दूर होने लगी। यूपीए के जन्म के समय कांग्रेस के पास करीब 16 राज्यों में सरकार थी। जन्म के 19 सालों बाद कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में बची है। 2004 में जब यूपीए बना तो उसके कुछ साल के भीतर करीब 28 पार्टियां इसके साथ जुड़ गई थी। 2006 में टीआरएस पहली पार्टी थी जिसने यूपीए से अपना रिश्ता तोड़ा। 2007 में वाइको की एमडीएमके के रास्ते भी यूपीए से अलग हो गए। 2008 में लेफ्ट की 4 अलग अलग पार्टियों ने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। लेफ्ट ने यूपीए सरकार से हाथ खींचा तब समाजवादी पार्टी आ गई और संकट मोचक बन गई। 2009 में यूपीए से पीडीपी अलग हो गई। 2009 में ही यूपीए से तमिलनाडु की एक पार्टी पीएमके भी अलग हो गई। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 206 सीटें मिली और मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की ताकत यूपीए होने की वजह से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां भी उसके साथ जुड़ गई। इसके 1 साल के बाद यूपीए से लालू प्रसाद यादव ने खुद को अलग कर लिया। महिला आरक्षण बिल के विरोध में अपना समर्थन लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने वापस ले लिया। 2012 में यूपीए से टीएमसी और डीएमके भी अलग हो गए। 2012 में एआईएमआईएम भी यूपीए से दूर हो गई। आज की तारीख में यूपीए में 19 पार्टियां रह गई हैं, जिनमें से 9 पार्टियां जीरो हो चुकी हैं। कांग्रेस को अगर विन विन सिचुएशन पर पहुंचना है तो छोटी और रीजनल पार्टियों को नजरअंदाज नहीं करना होगा और एनडीए के फॉर्मूले पर ही चलना होगा। 2004 में जब यूपीए बना तब एनडीए कमजोर हो चुका था। यूपीए ताकतवर हो रहा था तब एनडीए के हाथ से एक एक कर अलग अलग राज्यों की सरकारें फिसलती जा रही थी और सत्ता कांग्रेस के हाथों में आती जा रही थी। तब एनडीए ने यह बहुत अच्छे से समझ लिया कि रीजनल पार्टियां ही उसकी डूबती नैया बचा सकती हैं। एनडीए जब कमजोर पड़ा तो उसने छोटी छोटी पार्टियों को आगे करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने परिवार के बाहर के नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज गया। तो क्या बीजेपी को हटाने के लिए अब उसे छोटी छोटी और रीजनल पार्टियों को आगे बढ़ाना चाहिए? 2004 से 2010 के बीच यूपीए इतना बड़ा कुनबा था कि उसे मायावती भी सपोर्ट करती थी और मायावती के कट्टर विरोधी अखिलेश यादव भी। ममता बनर्जी भी सपोर्ट करती थी तो ममता की कट्टर विरोधी लेफ्ट पार्टियां भी। कांग्रेस को समझना होगा कि 2024 की तरह या उससे बड़ी तस्वीर बनानी है तो रीजनल पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेना ही पड़ेगा। इस वक्त कैसे हालात हैं? आंध्र प्रदेश में गैर बीजेपी सरकार है जहां 25 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के लिए यहां उम्मीद है। बिहार में गैर बीजेपी की सरकार है जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली में भी गैर बीजेपी की सरकार है जहां 7 लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल में कांग्रेस है
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। सिर्फ इन 3 राज्यों को मिलाकर करीब 40 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं। झारखंड में गैर बीजेपी की सरकार है, जहां 14 लोकसभा की सीटें हैं। केरल में लेफ्ट की सरकार है और 20 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अच्छा काम कर रही थी। अच्छे गठबंधन की उम्मीद अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। ओडिशा में नवीन पटनायक मजबूत स्थिति में। अगर नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यूपीए में आ जाए तो 21 लोकसभा सीटों पर अच्छा काम कर सकती है कांग्रेस। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें। डीएमके यूपीए का हिस्सा है, इसलिए वहां भी कांग्रेस के लिए अच्छी उम्मीद है। तेलंगाना में केसीआर है, वो भी फिलहाल यूपीए का हिस्सा है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है, 42 लोकसभा की सीटें। लेकिन ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी, पर अगर कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया तो शायद साथ जाने की संभावना बढ़ सकती है। यानी यूपीए अगर अच्छे से बनाया जाए तो 13 राज्यों की रीजनल पार्टियों के साथ देश की 313 सीटों पर बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सकती है कांग्रेस। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कांग्रेस बड़ा होने की जिद छोड़कर दूसरी रीजनल पार्टियों को साथ लाने के लिए तैयार हो जाए। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।